नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं अनुप्रयोग गॉस के। गॉस का जो नियम था वो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमको डिस्कस करना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है सभी। तो जो बच्चे नए हैं यहाँ पास वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे डेली वीडियो जो मिलती है आपको वो मिलते रहे और आपकी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होती रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पास आगे की तरफ हम फ्लो बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग हम लिखते हैं अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक आपके पास अनंत लंबाई की सीधी तार है, उस सीधी तार के द्वारा, आवेशित तार है, उस सीधी तार के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र कितना है ये हमें गणना करना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास में एक अनंत लंबाई की तार है। अब अनंत लंबाई क्या है ये बात को आपको समझना है। अनंत लंबाई का मतलब क्या होता है कि किसी दूरी की तुलना में कोई दूसरी दूरी बहुत बड़ी हो। जैसे मैं कहूं 1 सेंटीमीटर की तुलना में 10 मीटर बहुत बड़ी दूरी है। हम 10 मीटर भी नाप सकते हैं और 1 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करने पर हमको पता चलता है कि 10 मीटर 1 सेंटीमीटर की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया कि जो आपके पास 10 मीटर तार है वो 1 सेंटीमीटर के लिए अनंत कहलाएगी, अनंत लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो अनंत शब्द का मतलब यही होता है फिजिक्स में कि किसी राशि की तुलना में कोई दूसरी राशि बड़ी है, उसकी तुलना में कई गुना बड़ी है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, जो कई गुना बड़ी राशि होती है उसे हम अनंत कहते हैं। ठीक है, तो यहां पास हमारे पास में एक अनंत लंबाई की तार, सपोज दैट है आवेशित तार है। और इस आवेशित तार की अगर खासियत अगर देखें तो इसका जो आप जानते हैं, हमने सतत आवेश वितरण पढ़ लिया था। उस सतत आवेश वितरण में हमने रेखीय आवेश घनत्व भी पढ़ा था। तो इस तार की लंबाई L है, सपोज दैट मान लेते हैं तार की लंबाई L है और इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व मान लेते हैं हम लैम्डा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक आपके पास में आवेशित अनंत लंबाई की आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माना एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो हम आगे की तरफ बढ़े। इस तार से r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक है, इस तार से r दूरी पर बिंदु P पर, r दूरी पर आप बिंदु P ले लीजिए इस तार से, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, इस तार से r दूरी पर बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की
गणना करना है। ठीक है, तो हमने ये सिर्फ देख लिया। अब गणना करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर क्या है, गॉस का प्रयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गॉस के प्रयोग से हमें गॉस के नियम को लगाना है और गॉस की जो बातें हैं उसको भी निकालना है। तो हमें एक बात और आपको बतानी थी, गॉस जो होता है, जब गॉस नियम लगता है तो गॉस उस आवेशित वस्तु को एक सतह के रूप में घेरता है। इस काल्पनिक सतह को उसने बोला है गॉसियन पृष्ठ। एक आवेशित वस्तु को चारों तरफ से घेरता है एक सतह के अंदर। ठीक है, और उस सतह को हम कहते हैं, यानी उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ, अगर मैं कह लूं ये आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना दिया है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ का नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए इस आवेशित तार से r दूरी पर एक बिंदु ले ली। अब इस r दूरी से गुजरने वाला एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाना है जो इस आवेशित तार को कवर कर ले। ठीक है, तो ये दूरी r है आपकी, तो इस आवेशित तार को चारों तरफ से घेरने वाला हमारे पास जो पृष्ठ है इसी के समान, तो वो है बेलन। तो बेलनाकार आप एक पृष्ठ बना लीजिए। ठीक है, तार के बराबर बनाइए या तार से छोटा बनाइए, क्योंकि तार की लंबाई के बराबर ही आप इसको कंसीडर करेंगे। तो मैं छोटा बना रहा हूं, बाद में इसको हम पूरी तार की लंबाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी यहां पास आपको इधर भी लेना है। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया इसमें। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास में समान होगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि ये रेखीय आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की अगर बात करें तो वो ये ही होगी। इधर की तरफ ये होगी और इधर की तरफ भी ये होगी। आवेशित तार है तो धनात्मक आवेश से चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा आपके पास में। तो आप इस बात को यहां पास आप करेंगे, नोट करेंगे यहां पास कि आपने क्या लिया है। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, वो भी किस आकार का, बेलनाकार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर ई एक समान होगा। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के आपके पास कितनी सतह है। एक ऊपर की तरफ से बेलन है तो एक फ्लैट वृत्ताकार सतह होगी, एक नीचे वृत्ताकार सतह होगी, एक वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ की अगर बात करें तो वक्र पृष्ठ को हमने नाम दिया DS1। इधर भी वही वक्र पृष्ठ है, वही DS1।
लेना चाहे तो एक ही पृष्ठ आपके पास में, राउंड एक ही काउंट किया जाएगा, ds1। एक ऊपर की तरफ आपके पास पृष्ठ है बेलनाकार में, इसको लिखते हैं हम ds2, और इधर की तरफ ये नीचे पृष्ठ है, इसको नाम देते हैं ds3 बेटा। ठीक है, तो हमने तीनों के अलग अलग नाम दे दिए, क्लियर है। तो हम ये जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। ठीक है, आपके पास में बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बंद समाकलन ईडीएस, ईडीए भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, डीएस डीए सेम है आपके पास में। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि क्षेत्रफल को डीएस से भी प्रदर्शित करते हैं और डीएस भी प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। अब गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से क्या है, फ्लक्स बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये दोनों ही फ्लक्स हैं, वो परिभाषा से है और ये आपके पास नॉर्मली है। ठीक है, तो अगर वो परिभाषा से है तो हम दोनों की बातों को हम रख लेते हैं। अगर हम पृष्ठ से बात करते हैं, गॉस के नियम से बात करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमने देखा कि दोनों ही बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। तो गॉस की प्रमेय से अगर देखा जाए तो फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही बातों को हमने देखा समीकरण नंबर 1 और 2 से। ठीक है, ये भी बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यानी परिभाषा से है। ये जो आपके पास में गॉस की प्रमेय से आपके पास में दोनों ही बात को हमने कंबाइन किया, तो बंद समाकलन बेटा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने आपको बताया है कि वैद्युत क्षेत्र गॉसियन पृष्ठ पे एक समान होता है, ई का मान एक जैसा होगा, तो बंद समाकलन डी एस। अब समझिएगा, यहां पास डी और एस के बीच में एंगल की अगर बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, एक मिनट, तो ये जो आपके पास ये कुल फ्लक्स है, तो हम प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स देखें तो सभी की आपके पास में क्षेत्रफल सदिश कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो सभी के हम अलग अलग पृष्ठ को निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमें ये पूरा फ्लक्स पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं भैया प्रथम फ्लक्स पृष्ठ से आपके पास में बंद समाकलन हटा देंगे हम, समाकलन आपके पास में ई डी एस 1 कॉस थीटा 1 प्लस समाकलन ई डी एस 2 कॉस थीटा 2 प्लस समाकलन ई डी एस 3 कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, हमने समाकलन का साइन लगाया लेकिन बंद समाकलन यानी वृत्त हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमने इस पृष्ठ के इस चारों तरफ जो बंद सतह है, इसके हर एक सतह का अलग अलग निकाला है, तो अलग अलग निकाल देंगे तो ये पूरा कैलकुलेट होकर के ये अलग अलग सब एक साथ लिखोगे तो ये बंद समाकलन के रूप में लिखा जाएगा, और अलग अलग आप तोड़ दोगे तो हमें बंद समाकलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा 1, ठीक है, आपके पास में कितना होगा, आपके पास में थीटा 1 की अगर बात करें तो S1 और थीटा 1 की बात करते हैं, तो S1 ये है और E ये है। अगर देखा जाए तो S1 और E के बीच में जो आपके पास दिशा है वो दोनों सेम दिशा है,
ये है आपके पास S1 की दिशा और ये है E की दिशा, दोनों सेम दिशा है तो थीटा होगा 0। तो हमने देखा थीटा हो गया 0, तो E ds1 cos 0, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 बेटा। आगे की तरफ अगर देखें S2 हमारे पास ऊपर है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे S2 और वैद्युत क्षेत्र ये है, तो दोनों के बीच में आपके पास में 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, थीटा की 2 हो जाएगा, 90 डिग्री cos थीटा की होगी 0, तो पूरा कैलकुलेशन आएगा 0। इसी तरीके से S3, ठीक है, इसका इस सतह का क्षेत्रफल सदिश नीचे है और आपके पास वैद्युत क्षेत्र उधर है, दोनों के बीच में फिर आपके पास 90 डिग्री, तो इसका भी हो गया 0 इज इक्वल टू, यहां पास अगर देखा जाए आपके पास में क्यूबिन। अब क्यूबिन की वैल्यू क्या लिखेंगे, आपको पता है भाई, आवेश तो आपको मालूम नहीं है, आपको क्या बताया गया है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है क्यू आपके पास में अपान एल, ठीक है। यहाँ पास क्यू की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे और रखेंगे यहाँ पास, क्यू की वैल्यू लिखा आपने लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट केविन, ठीक है आपके पास में। तो क्या होगा आपके पास E कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लीजिए, ds1 का समाकलन होगा बेटा, ds1 ये हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट ds1। S1 क्या है, S1 मतलब ये इस पृष्ठ का समाकलन केवल होगा, ठीक है, इस पृष्ठ का समाकलन कहेंगे तो ये बेलन का कैसा है, वक्र पृष्ठ है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपके पास में 2 पाई RH, H क्या है, बेलन की लंबाई, ऊंचाई जिसे कहते हैं। तो ऊंचाई हम कितना लेंगे, जितनी तार की लंबाई, क्योंकि तार को इसके अंदर पूरा समाना है, जितना तार की लंबाई उतना बेलन की लंबाई होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बंद पृष्ठ के जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है, तो H की जगह पर क्या होगा, तार की लंबाई के बराबर बेलन लेंगे, तो हम लेंगे L से L खत्म हो जाएगा, E की वैल्यू आएगी बेटा जी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब कैलकुलेशन पे और थोड़ा फोकस करें तो यहां पास हमने लिखा ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा अपान, एक तो फार्मूला ये आपका बन गया, इसे याद रख सकते हैं, 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या ये हमें एक नया फार्मूला मिला, वैद्युत क्षेत्र किसी अनंत लंबाई से उससे r दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है आपके पास में r। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा के अपान r भी लिख सकते हैं। यहां वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, वो वैद्युत क्षेत्र कैसे बदल रहा है, ग्राफ से अगर देखें तो आपके पास व्युत्क्रमानुपाती है। वैद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, आपके पास व्युत्क्रमानुपाती नियम से बदल रहा है। इसका मतलब अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो जब दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। जब दूरी बहुत कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, मतलब अगर दूरी इतनी है तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है, जैसे दूरी बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटना शुरू कर देगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ये संबंध आ गया आपके पास में कि भैया किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार है तो उससे r दूरी पर कितना आपके पास वैद्युत क्षेत्र होगा, E बराबर 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, या E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, कल मिलते हैं बेटा इसी समय। आपके पास में आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। कल हम इसके आगे का अनुप्रयोग करेंगे, 3 अनुप्रयोग है, 3 दिन में मैं खत्म करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको समझना भी है मुझे समझाना भी है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए देख करके आपके पास में, और इसको समझ लीजिए। जहां ना समझ में आया उसे कमेंट्स में बता दीजिए, फिर हम इसको बता देंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं।